चलो बच्चों, आज अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा बच्चों ने बहुत बार फ़ोन किया था, बहुत जन बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप वीडियो लेक्चर बनाओ। तो इसी वजह से मैं अभी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एनसीईआरटी का 12th क्लास का एक 4th चैप्टर है। चैप्टर का नाम रहेगा एनसीईआरटी में मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अपन इन डिटेल में जाएंगे बेटा, इसको जेडब्ल्यू एंड नीट लेवल तक, मतलब जेडब्ल्यू एडवांस भी कवर करना चाहता हूँ इसमें। देखो बेटा, आपको आपके आने वाले एंट्रेंसेस में बहुत काम आएंगे इस चैप्टर का नाम। इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल। जैसे आप सबको मालूम है, जो कि सीरियस प्रिपेयर करने वाले हैं उन सबको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज वन ऑफ द बैकबोन ऑफ द टोटल 12th क्लास। मतलब 12th क्लास का अगर कोई स्कोर करना चाहता है 12th क्लास में, जेडब्ल्यू और नीट में 12th क्लास बेसिस पे स्कोर करना चाहता है, तो ही हैज टू डू द इलेक्ट्रिसिटी वेरी ह्यूजली, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी रहना चाहिए। इसी वजह से जो कि बच्चों ने डिमांड करे हैं, तो मैंने आपके सामने इस चैप्टर को लेके आया बेटा। चलो बेटा, इस चैप्टर में क्या रहे हो, जैसा इस चैप्टर का नाम ही सबको समझ में आया। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नेटिज्म, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बेटा? सो दैट इज नथिंग बट द करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड्स के वजह के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को अपन 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा, अपने सहूलियत के लिए। पहले अपन स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपन पढ़ेंगे। बाद में अपन बिहेवियर ऑफ द चार्ज्ड बॉडी अंडर द मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। एट लास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशंस। क्लियर बेटा? सब कुछ समझ में आया? सो पहला पार्ट जब आएगा, पहले पार्ट में अपन, जैसा चैप्टर का नाम मैंने लिया आपके सामने, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हो। तो इस चैप्टर को, जैसे मैंने पहले पार्ट का हिसाब है, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में बेटा आपको 2 लॉस डोमिनेट करेंगे। पहला लॉ बायोट-सावर्ट लॉ, दूसरा लॉ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये 2 लॉ के ऊपर ही क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। तो पहला शुरू करेंगे स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा बहुत बेसिक बात अगर किया तो ऑर्स्टेड बोल के एक साइंटिस्ट था, आपको 10th क्लास में इसके बारे में मालूम है कि ऑर्स्टेड ने क्या बोला बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैन क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड द क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड्स, एम्पियर्स ने बोला था कि उसका डायरेक्शन दिया था, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर जनरेटेड। सो मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो बोल के बोला था। सही है ना? सो अगर मैंने एक बात बोलूं कि 10th क्लास की बात की है, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा, इसके इर्द गिर्द क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से अपन निकाले जाते थे, बचपन में आपको 10th क्लास में सिखाया गया। यहाँ पे इसी का कंटिन्यूएशन अपन करेंगे बेटा। करेक्ट? स्टडी ऑफ क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज दैट? स्टडी ऑफ क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, स्टडी ऑफ क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? स्टडी ऑफ क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। इस स्टडी ऑफ क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपन 2 साइंटिस्ट की लॉस पढ़ेंगे। एक है बायोट-सावर्ट लॉ। कौन सा लॉ बेटा? बायोट-सावर्ट लॉ। और दूसरा है बेटा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जो कॉन्सेप्ट बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ाती है, वही कॉन्सेप्ट एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ाती है। ओनली द थिंग इज अंडरस्टैंडिंग्स आर डिफरेंट। मतलब जैसे अंडरस्टैंडिंग्स आप बायोट-सावर्ट लॉ में लेते हैं, उसके थोड़ा व्यतिरिक्त अंडरस्टैंडिंग्स एम्पियर सर्किटल लॉ में। मगर दोनों का इंटेंशन क्या था बेटा? दोनों का इंटेंशन एक ही था कि स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना बेटा? देखो, जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तब से बढ़ा रहा हूँ, तो एक बेसिक चीज, जब इंट्रोडक्शन की पार्ट किया, आपको चैप्टर को कैसे मैंने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बात ऐसे, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया बेटा, लेट अस कंसीडर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाजू में मैंने एक छोटा चार्ज रखा बेटा। तो मैं ऐसा देखता हूं कि इस चार्ज के ऊपर कुछ प्रभाव इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ?
इस चार्ज की वजह से खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ भाई। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई। ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं कर रही है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि चार्ज इज इन रेस्ट पोजीशन। अगर सोचो मैंने इस चार्ज को थोड़ा स्पीड दिया बेटा, मतलब इसको वेलोसिटी से भगाया, तो क्या होगा, इमीडिएटली इट विल बी अफेक्टेड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। इमीडिएटली ये डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया। क्या हो गया बेटा, ये डिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होते हैं वो किसके ऊपर प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं, मूविंग चार्जेस को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं बेटा, मूविंग चार्जेस को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द मूविंग चार्जेस व्हेन केप्ट अंडर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्जेस व्हेन केप्ट अंडर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसा मैंने बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हुए वो किसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बेटा, मूविंग चार्जेस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मतलब अपन अभी यहाँ पे दो हिस्सों में अपन इस पार्ट को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। स्टडी ऑफ क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड्स बाय यूजिंग द बायोट-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किट लॉ, एंड स्टडी ऑफ द मूवेबल चार्ज अंडर द मैग्नेटिक फील्ड्स, अंडर द मैग्नेटिक फील्ड्स। क्लियर है बेटा। सो पहला पार्ट क्या है बेटा, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, डिटरमिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, डिटरमिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है भाई, अपने को समझ में आया कि अपन मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानकारी आपको दो लॉस देते हुए नजर आ रहे हैं। कौन से लॉस बेटा बोलो, बायोट-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर्स सर्किट लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर्स सर्किट लॉ। देखो बेटा, पहली बात तो जब मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, जब मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, सोचो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके वजह से एक जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई वो किस डायरेक्शन में हुई। अगर सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसा आप 10th क्लास में पढ़े थे राइट हैंड थंब रूल बोल के, यहाँ पे अपन राइट हैंड पाम रूल जो इजी आपको डिटरमाइन कर सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट को इजी डिटरमाइन कर सकते हो। हर चैप्टर में मैं इसका मेंशन करता हूँ राइट हैंड पाम रूल। जहाँ जहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट आता है वहाँ वहाँ पे अपन राइट हैंड पाम रूल यूज किए थे। आज यहाँ पे भी राइट हैंड पाम रूल की वजह से अपन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। सोचो कि राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में करंट बहता है बेटा उस डायरेक्शन में आप थंब रखो, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड, अगर सोचो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करना है, तो उस 4 फिंगर्स को उधर खोल लो, जिधर पाम दिखाएगा वो डायरेक्शन किसका बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का, जिस डायरेक्शन को, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बेटा, अंदर। और मैं अगर यहाँ की बात किया तो कहाँ पे आएगी, बाहर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलेट हो रही है इस कंडक्टर की वजह से। एम्पियर्स ने बताया था, एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल की वजह से। यहाँ पे सिंपल, अगर सोचो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं, अगर सोचो करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे है बेटा, आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे जा रहा है, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला है, तो मैंने क्या किया, सिंपल वहां पे कहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, देखो थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट and these 4 fingers I have to align in that direction, in which direction I have to determine the magnetic field. So what is the direction of the magnetic field better, palm means inward, palm means what, inward, this will be in the inward direction। अगर सोचो मैं imagine करो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, सोचो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और आपको डिटरमाइन करो बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से डायरेक्शन में क्या करो बेटा, दिस विल बी द डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, और हाउ टू डिटरमाइन द you have to just show the what, right hand palm rule, just you keep the palm in such a way that thumb indicates what better, thumb indicates the flow of current, and here you have to determine that 4 fingers you have to open in this way, so palm will indicates what better, direction of magnetic field, simple। that is so always what is the direction of magnetic field, perpendicular to the flow of current, perpendicular to the flow of current। ठीक है, जैसा अपने को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग द 2 लॉस बेटा। पहला लॉ क्या है बेटा बोलो, बायोट-सावर्ट लॉ। कौन सा लॉ बेटा, बायोट-सावर्ट लॉ। ये क्या कहता है बायोट-सावर्ट लॉ, इट डिटरमाइन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी, इट डिटरमाइन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी। पहले तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या बनता है देखेंगे बेटा, इसका यूनिट बनेगा बेटा वेबर पर
मीटर स्क्वायर। जैसा वेबर इज अ यूनिट फॉर व्हाट बेटा, फ्लक्स। तो जैसा अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई बार डॉट ए बार, ई बार डॉट ए बार, सही है ना। सो इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैंने मैग्नेटिक, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात किया तो बी बार डॉट ए बार आएगा बेटा, सिंपल है। तो यहां से बी इज इक्वल क्या आएगा बेटा, 5 by a, that is nothing but the what I can write it as a Weber per meter square, Weber per meter square, ठीक है ना बेटा। So is the what is that? It also can be written as what magnetic intensity का और एक यूनिट है टेस्ला। क्या है बेटा बोलो, टेस्ला, टेस्ला करेक्ट। क्या है बेटा बोलो, टेस्ला। क्या है, टेस्ला। इसका यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे जाके आएगा बेटा आपको, अभी तो मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूं आपको बेसिक बेसिक चीजें। न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट द टेस्ला का यूनिट है, ठीक है। और एक यूनिट आएगा गॉस वगैरह, अपन बाद में डिस्कस करेंगे यूनिट्स को। पहले तो अपन क्या करना है, अपना इंटेंशन क्या है, determination of magnetic intensity, determination of magnetic intensity at a given point by using the Biot-Savart law, by using the Biot-Savart law। देखो भाई, Biot-Savart law को अप्लाई करके देखेंगे। अगर सोचो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, कौन सा कंडक्टर लिया बेटा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। अगर सोचो आपको पूछा गया है यहाँ पे P पॉइंट पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, ये तो लॉ है, जाहिर सी बात है इसको प्रूफ नहीं रहेगा। लॉ को फिजिक्स में प्रूफ नहीं रहता, वेरिफिकेशन रहता है जस्ट। सो अपन वेरीफाई करेंगे प्रैक्टिकली। सो व्हाट इज दैट, सो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से आई अमाउंट ऑफ करंट गया। कितना अमाउंट ऑफ करंट गया बेटा, आई अमाउंट ऑफ करंट गया। अगर सोचो इसका लेंथ L है करंट कैरिंग कंडक्टर का, सोचो मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना है आपको, तो इसको मैंने एक छोटा एलिमेंट लो, यहाँ से एक छोटा एलिमेंट ले लूं, कहीं भी ले सकते हो आप। एक छोटा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ कितना था बेटा बोलो, dl लेंथ था। इसके वजह से, इस dl लेंथ के वजह से मैं क्या डिटरमाइन करना चाहता हूं, यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिटरमाइन करना चाहता हूं। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई, अगर सोचो r is the distance and how much angle it is making, this dl length or the direction of flow of current is making an angle of theta with the line joining. Let's imagine with the line joining. Then what the Biot-Savart suggest, that if you go on increasing the current, the magnetic intensity seems to be increasing. अगर आप करंट को बढ़ाए तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बढ़ाए तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। उनका एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग से कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी B इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे टोटल लेंथ की वजह से निकाल रहे हो या छोटे लेंथ की वजह से निकाल रहे हो, छोटे लेंथ की वजह से। तो मैंने क्या बोलूं, dB। तो dB इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, dB इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट आई कैन राइट इट एज करंट I proportional to length of the conductor dl, length of the conductor dl, length of the conductor dl, and also it is inversely proportional। अगर मैंने दूरी बढ़ाई तो क्या होगा, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक इंटेंसिटी घटेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 by r square, 1 by r square। and also it depends on one another factor, very important factor। if I go on increasing the angle, what angle, in between the length and the position, line joining, then we experimentally observed when it is making an angle of 90 degrees, when it is making an angle of 90 degrees, it experiences a maximum intensity। then what happened, it is maximum when it is 90 degrees। so मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे it is inversely directly proportional to sin of angle, why, because sin 90 is equal to 1, which is the maximum value। so combining these four things, so I can rewrite this equation as what beta, dB is proportional to what beta, bolo, IDL sin theta upon what I can write it as an r square। dB is proportional to IDL sin theta upon r square। proportionality symbol निकाल दो, निकालने के लिए क्या चाहिए, proportionality constant। तो proportionality constant dB is equal to mu naught upon 4 pi। ये क्या बात हुई, mu naught upon 4 pi means it is depending on the medium, yes,
द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इफ आई कीप अनदर मीडियम, एयर मीडियम ना लेते हुए दूसरा कुछ मीडियम लिया तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी वहां पे बदल जाएगी। क्लियर बेटा? सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या बताता है? दिस इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dl लेंथ which is having the current of I. What is the formula बेटा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना हुआ है? dB is equal to mu naught by 4 pi into IDL sin theta by r square, where mu naught is the free space permeability. मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक लाइंस को ले जाने वाली ताकत किसकी? फ्री स्पेस की। तो इसको तो वैल्यू फिक्स रहेगा, जैसा अपन एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताए थे। एप्सिलॉन नॉट इज द फ्री स्पेस परमिटिविटी। यहां पे क्या आएगा? फ्री स्पेस परमियाबिलिटी, permitting capacity of what? Magnetic lines of forces की permitting capacity of that medium. So what I can write as this value is fixed. So that's why mu naught is equal to 4 pi into 10 raised to power of minus 7. Mu naught is equal to what is the formula beta? 4 pi. What is the value? 4 pi into 10 raised to power of minus 7. So what it determines? It determines what beta? It is the magnetic intensity due to smallest element dl at a point P which is at a distance of r. dB is equal to mu naught by 4 pi into IDL. इसको अगर मैंने वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो वेक्टोरियल फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, dB बार is equal to mu naught by 4 pi into I of dl bar cross r bar, dl bar cross r bar, dl bar cross r bar upon mod of r bar cube. कुछ फर्क गिरा क्या बेटा? नहीं, क्योंकि r और r कैंसिल हो जाएगा। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट, यस। मैग्नेटिक इंटेंसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, यस ऑब्वियसली। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो कि आपको क्या देता है? एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? dl और r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। मतलब क्या है? the dB is in perpendicular direction to the what? Perpendicular direction to the plane containing dl and r, plane containing length and r. मैंने जस्ट आपको राइट हैंड फार्म रूल से बता भी दिया था। राइट हैंड फार्म रूल से व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस the thumb indicates the direction of the current and the position. So what will be the direction of magnetic intensity inside? So what is the vectorial representation of a magnetic intensity? बोलो बेटा। dB bar is equal to mu naught by 4 pi into I of dl bar cross r bar, dl bar cross r bar by mod of r cube. You can rectify this one. You can use maximally for the problems. You just use this one. Mu naught by 4 pi. Pronouncing के लिए easy जाएगा। IDL sin theta upon r square. Mu naught by 4 pi into IDL sin theta upon r square. What the? क्या कर रहे थे अभी तक? इतनी स्पीड में क्या कर रहे थे? We are just determining the magnetic intensity at a given point due to the straight current carrying conductor, due to the current carrying conductor. मतलब ऑर्स्टेड को जो कहना था उसको डिटरमाइन कौन किए? बायट-सैवर्ट ने। मतलब ऑर्स्टेड का कहना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड्स कैन करंट कैरिंग कंडक्टर कैन जनरेट व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड, एंड दैट एक्सपेरिमेंटली ही गिवन दैट verification. What is the verification? That it depends on the current, it depends on the length, it depends on the distance, and it depends on the angle. Okay, got the dB is equal to mu naught by 4 pi into IDL sin theta upon r square. This is a vectorial representation. What representation beta? Vectorial representation. Got the point? What is the formula? Biot-Savart law. Okay, I got the part. That this formula is for the total conductor? No, it is, this formula is for the smallest element. Magnetic intensity due to smallest element of the dl. That is the total के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? बोलो, इंटीग्रेट करो। टोटल के लिए क्या करो? इंटीग्रेट। दिस इज द लॉ एक्चुअली। dB bar is equal to mu naught by 4 pi into IDL sin theta upon r square. Got the point? Yes sir. Next one. अगर सोचो what is the mu naught? Mu naught का फॉर्मूला क्या है? mu naught का वैल्यू कितना है? 4 pi into 10 raised to the power of minus 7. देखो भाई कि अपने को मैग्नेटिक इंटेंसिटी बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल चुका है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी थोड़ा बहुत जानकारी मिल चुकी। बायट-सैवर्ट लॉ के ऊपर आपको डायरेक्टली एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? द वेरी सिंपल वन कि अभी इस लॉ को लेके अपन एप्लीकेशंस ढूंढेंगे। कौन से एप्लीकेशंस?
determination, first application, determination of magnetic intensity due to straight current carrying conductor. जैसा अपन ने गॉस लॉ और कुलम्स लॉ को लेके अपन डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर फार्मूला निकाले थे कि लैम्बडा बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वैसे ही कुछ फार्मूला यहाँ पे भी आएगा बेटा, याद रखो। वहां पे चार्ज कंडक्टर से, यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर से, समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म इट्स ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर स्टोरी चलती रहेगा। वहां पे गॉस लॉ और कुलम्स लॉ था, यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ है, याद रखो। सो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या था अभी अपना क्वेश्चन क्या था कि डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट बेटा, ड्यू टू डिटर्मिनेशन ऑफ, पूरा लिखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ओके, समझ में आया बेटा? आप लिख लीजिए पूरा, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लेट अस कंसीडर, तो जाहिर सी बात है, सिंपल अपन एक कंडक्टर लेंगे बेटा, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर जिससे करंट आई जा रही है। कितनी करंट जा रही है बेटा? आई जा रही है। अगर सोचो इस कंडक्टर की इस दूरी पे, कितनी दूरी पे बेटा? डी दूरी पे आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए बोला गया। व्हाट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल? ओके, this is the question. Determination of magnetic intensity due to straight current carrying conductor. Got the point? Yes. Let's imagine I amount of current is going. कितने amount of बेटा? I amount of current is going. So मैं again, what is the Biot-Savart law? अगर मैंने Biot-Savart law लेना चाहता हूँ तो एक smallest element से यहाँ पे magnetic intensity निकालेंगे पहले, बाद में total magnetic intensity निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? Integration करना पड़ेगा, करेक्ट? सोचो कि मैं एक smallest element यहाँ पे ले रहा हूँ. This is the smallest element of dl length. Of how much beta? Dl length, which is at a distance of, let's imagine, which is at a distance of y. Y axis है इसलिए y, और यहाँ पे इस dl को वजह से dy लेंगे, ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में सिंपल जाएगा। इस dy एलिमेंट के वजह से इससे करंट कितना गुजर रहा है? I करंट गुजर रहा है। इस I करंट के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालने के लिए बोला गया। तो ये दूरी कितनी हो गई? देखेंगे बेटा इस दूरी को कि ये दूरी कितनी, अगर सोचो ये जो एलिमेंट था इस D से कितना एंगल कर रहा था बेटा? परपेंडिकुलर से कितना एंगल कर रहा था? अगर सोचो थीटा एंगल कर रहा था। कितना एंगल कर रहा था? थीटा एंगल कर रहा था। तो आपको क्या पूछा गया? डिटरमाइन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग। मगर अपन क्या लिए थे बेटा? एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिए थे। इस स्मॉलेस्ट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालने के लिए बोला गया। तो हाउ टू डिटरमाइन? ये दूरी अपन निकाल सकते हैं, जैसा अपन निकालेंगे कि अगर एडजेसेंट मालूम है, इस ट्रायंगल का एडजेसेंट मालूम है तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में निकाले थे। क्या लिख सकते हैं इसको बेटा? डी सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। हाँ भाई, ट्राई करो एक बार, डी सीकेंट थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ भाई, क्योंकि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या है बेटा? एडजेसेंट इनटू सीकेंट थीटा। जैसा मैंने अभी इस एलिमेंट की वजह से जो dB था अपना बायोट-सावर्ट लॉ का, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कितना था? I कितना था बेटा? यहाँ से करंट I ही था। dl कितना था? लेंथ कितना लिया अपन ने? dy इंटू साइन थीटा। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन द व्हाट? एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इधर था ना बेटा, तो ये जो एंगल था यही था ना बेटा। देखो ये थीटा, तो ये 90, तो ये कितना था? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना था? 90 प्लस थीटा। बात समझ में आई क्या? तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, व्हाट द पॉइंट? डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना था बेटा? डी सीकेंट थीटा, तो डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, व्हाट द पॉइंट? व्हाट द पॉइंट? देखो इमेजिन करो, अगर जैसा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने
इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से? लेंथ वेरी कर रहा है, आप ही वेरी कर रहे हो लेंथ को, पहले छोटा एलिमेंट लिए, वैसे एलिमेंट्स 0 से लेके पाई दूरी तक है बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या वेरी कर रहे हो, जस्ट जब मैंने यहाँ की एलिमेंट लिया तो ये जो एंगल था ये अलग एंगल होगा, यहाँ का एलिमेंट लिया नीचे का तो ये एंगल था तो अलग एंगल होगा शायद। बात समझ में आएगी? मतलब इसमें वेरिएबल्स कौन कौन है? dy वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ भाई, अपन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते समय अपन एलिमिनेट किए थे। देखो यहाँ से इस ट्राइंगल से tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो? tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? d tan थीटा। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो? d tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, तो dy इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? d सेकंड स्क्वायर थीटा। सही है ना? dy इज इक्वल टू d सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ठीक है बेटा? देखो इस dy को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो अभी, तो क्या आ जाएगा? इस dy को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई sin 90 plus theta is equal to cos theta. So I can rewrite it as a cos theta into dy. dy is what beta? d secant square theta into d theta upon d square secant square theta. तो देखो secant square theta कैंसल, d कैंसल, बचा क्या है बेटा बोलो? बचा क्या था बेटा बोलो? म्यू नॉट बाई 4 पाई I by d. So I can rewrite it as a mu naught I upon 4 pi d into cos theta into d theta. Got the point? ये क्या था? स्मॉलेस्ट एलिमेंट dy के लिए मेरे को पूरे के लिए लाना बोले तो क्या करना पड़ेगा अपने को? इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेटिंग ओवर द लिमिट्स। यहाँ पे तो म्यू नॉट I by 4 pi d तो कांस्टेंट है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाऊं? अगर सोचो ये नीचे का यूनिट थीटा 1 है, अगर सोचो ये थीटा 2 है, कुछ भी ले सकते हो। ऊपर का अगर मैंने पॉजिटिव माना तो नीचे क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। व्हाट द पॉइंट? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना बेटा? साइन थीटा। तो कितना होगा बेटा बोलो? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कितना होगा बेटा बोलो? साइन थीटा माइनस थीटा 1 से लेके थीटा 2। इसका आंसर कितना आएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन लिमिट? तो कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। आंसर कितना आ गया बेटा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 pi d sin theta 1 plus sin theta 2। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना आया बेटा बोलो? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना आया? म्यू नॉट आई बाई 4 pi d, म्यू नॉट आई बाई 4 pi d, म्यू नॉट आई बाई 4 pi d into sin theta 1 plus sin theta 2, म्यू नॉट आई बाई 4 pi d into sin theta 1 plus sin theta 2। गॉट द पॉइंट? कौन सा लॉ यूज किए थे? बायोट-सावर्ट लॉ। अंडरस्टैंडिंग क्या थी? डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग। फार्मूला क्या है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बात समझ में आई कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अगर मैंने इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया तो चलो केसेस बनाएंगे उसके। पहला केस बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर सोचो कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, सोचो कि इट्स इनफाइनाइट, तो ये एंगल कितनी होगी बेटा बोलो? 90 डिग्री होगी। तो ये एंगल भी कितनी होगी बेटा बोलो? 90 डिग्री होगी। तो sin 90 इज इक्वल कितना? 1, और sin 90 इज इक्वल कितना? 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल कितना? 2, 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। कितना बेटा बोलो? 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। तो फिर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, फाइनाइट किया तब भी निकाल सकते हो। अगर एंगल्स आपको समझ में आ रहे हैं तो वेरी सिंपल, यू कैन डिटरमाइन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है? यस। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला क्या है बेटा बोलो? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इट्स अ वेरी सिंपल, जस्ट
check out the proof once again, pause the computer, pause the mobile, just check it out, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार पूरा लिख लो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक नहीं दो बार देखो कहाँ पे अपन कहाँ से स्टेप्स कहाँ ले रहे हो आप. द वेरी सिंपल दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज द Biot-Savart law बेटा, दिस इज द Biot-Savart law. You not by 4 pi into I dy is the element and which is making an angle 90 plus theta, and this is the distance, we took it as a distance d secant theta, hypotenuse it will be, so that's why it is d secant theta, so d squared secant squared theta. So something cancelled and we got the result mu naught I by 4 pi d, mu naught I by 4 pi d. Got the point? Yes. So